नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आता है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले देख लेते हैं क्या था, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और उनके सचिव थे अजीमुल्ला खां। वो दोनों लोगों ने मिल करके इसका प्लान तैयार किया था और प्लानिंग के हिसाब से ये 31 मई 1857 को होना था। ये क्रांति 31 मई 1857 को होना था, लेकिन ये कुछ दिन पहले, मतलब करीब महीने भर पहले ही ये विद्रोह शुरू हो गया, जिसके कारण, जिसको भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि ये विद्रोह या ये क्रांति उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये हो गया बेसिक इसका। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स देख लीजिए कि कमल और रोटी को विद्रोह के प्रतीक के रूप में माना गया। 1857 में जैसे सिंबल होता है ना, फ्लैग होता है, उसी तरह से कमल और रोटी को विद्रोह का प्रतीक माना गया था, इसके रूप में चुना गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने दो सीनियर अधिकारियों जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। देखिए, दो तीन चीज़ें पहले जान लीजिए। एक तो ये कि बैरकपुर बंगाल में है, बैरकपुर, वहाँ पे क्रांति की शुरुआत कई बार पूछता है कहाँ से हुआ था। तो क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो हत्या की सैनिकों की, वहाँ से नहीं कहा जाता है। कहाँ से कहा जाता है? मेरठ में शुरुआत हुई थी क्रांति की। तो इसलिए, लेकिन वो घटना वो पहले की है। उसके पहले, एक महीने पहले ये घटना बैरकपुर में हो गई थी कि कारतूस के कारण ही, क्योंकि उसमें ऐसा अफवाह फैला था कि उसमें चर्बी लगा हुआ है सुअर या गाय के मांस का। तो जो हिंदू और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए वो एक तरह से अनटचेबल था। वो चीज़ वो दांत से टच नहीं कर सकते थे वो उस कारतूस को। तो इस कारण से वहाँ पे, इस अफवाह के कारण मंगल पांडे ने अपने दो साथियों के सीनियर्स की हत्या कर दी और ये बातें चारों तरफ फैल गईं। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में शामिल की गई उसी राइफल की, एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से फिर यहाँ के सैनिकों ने भी मना कर दिया और यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। और मेरठ में जब विद्रोह शुरू हुआ तो मेरठ पे पूरा कब्जा करने के बाद भारतीय सैनिकों ने उसी दिन 10 मई की शाम को ये लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान किए और 12 मई को पहुंच करके दिल्ली में भी इन लोगों का कब्जा हो गया, भारतीय सैनिकों का। और वहां पे कब्जा करने के बाद बहादुर शाह को भारत का शासक घोषित कर दिया इन लोगों ने। तो ये हुआ, शुरुआत इस तरह से हुई थी वहां पे क्रांति की। उसके बाद अब जो, जैसा कि हम लोग ने अभी बात की कि हुआ क्या था, तो कारण, बेसिक जो तात्कालिक कारण था कि सुअर या गाय का चर्बी लगा हुआ है कारतूस में, इस तरह की अफवाह या रियलिटी भी हो, तो ये तात्कालिक कारण रहा जिसकी वजह से सैनिकों ने तुरंत विद्रोह कर दिया। लेकिन ये अब इतिहासकारों के बहुत स्टडीड के बाद जो है ये चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं कि ये सिर्फ एक तात्कालिक कारण था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसके लिए विद्रोह हुआ। तो उस तरह के रीजन क्या थे वो हम थोड़ा देख लेते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, राजनीतिक कारण? तो हम जैसा जानते हैं कि व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया, जिसमें उससे अगर कोई किसी राजा का प्रोजेनी नहीं है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसका अपना कोई बच्चा नहीं है, तो वो ब्रिटेन की जो कंपनी थी, पहले तो कंपनी का शासन था ना, वो लोग फिर उस सत्ता को अपना हथिया लेते थे। उस राज्य पे ब्रिटेन का अधिकार हो जाता था, ब्रिटेन की जो कंपनी थी उसका अधिकार हो जाता था। तो इस तरह से इसने कई सारे स्टेट्स को हड़प लिया था। झांसी हो गया, सतारा हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट को हड़प लिया था। तो बहुत सारे राजा इससे नाराज थे। दूसरा, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। वो सहायक संधि उस तरह की संधि थी जिसके बाद, वो संधि होने के बाद ब्रिटिश के पास पूरा अधिकार हो जाता था
वो एक तरह से ब्रिटिश का गुलाम बन करके रह जाते थे उस तरह के शासक। मतलब होता इसमें ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वादा करती थी कि हम आपको सैनिक देंगे, और सैनिक देती थी, उसकी देखभाल करना होता था लोकल राजाओं को, और कहीं युद्ध में वो मतलब किराए की सैनिक का कॉन्सेप्ट लगाया किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ये सारे पॉलिटिकल कॉज थे जिसकी वजह से यहाँ के लोकल शासक बहुत रुष्ट थे इनसे। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे कि बहुत सारा भ्रष्टाचार था और भारतीयों पे कोई इस तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सोशियो इकोनॉमिक कॉज भी था, सामाजिक आर्थिक कारण। उसमें क्या था कि भाई यहाँ पे मिशनरियों की गतिविधि बहुत तेजी से बढ़ गई थी, कन्वर्जन शुरू हो गया था। बाकी धार्मिक जो हिंदू धर्म की और मान्यताएं थी उसमें भी इनका एनक्रोचमेंट शुरू हो गया था, जैसे कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का प्रयास। ये सब हिंदुओं को या भारतीयों को ऐसा लगा कि ये हमारे धर्म में एक तरह का एनक्रोचमेंट है, तो ये भी एक कारण रहा। दूसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो अंग्रेजों के स्वयं को श्रेष्ठ मानने का रवैया, मतलब यूरोपियंस को एक स्वयं को बहुत श्रेष्ठ और का बोध था कि उन्हें वो बहुत श्रेष्ठ हैं भारतीयों से, इस तरह की चीजें दिखती थी समाज में। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक कॉज हो गया। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉजेज, जो अभी हमने जिक्र किया था क्या कि एनफील्ड राइफल जो नया शामिल किया गया था उसका कार्टेज जो था, कारतूस था, उसको दांत से ऐसे खोलना पड़ता था, तो जो जिसमें गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ होता था। तो ये एक तात्कालिक कारण था। उसके अलावा तात्कालिक कारण में कुछ और एक दो चीजें हैं, जैसे कि सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम, मतलब सेना में कोई इस तरह का अधिनियम नया आया था जिस कारण अगर जो अथॉरिटी दे देता था ब्रिटिश को कि वो भारतीय सेनाओं को कहीं भी भारत के बाहर भी युद्ध करने के लिए भेज सकती है, 7 समंदर पार भी भेज सकती है, मतलब ब्रिटेन में कहीं युद्ध हो रहा तो वहां भी उनको अथॉरिटी उन्हें भेजने की। तो ये भारतीयों को पसंद नहीं आया, भारतीय सेना को। उसके अलावा ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में भारतीयों को निम्न वेतन, सेम रैंक के ऑफिसर्स, एक भारतीय हैं और ब्रिटिश है, तो भारतीय को कम रैंक मिलता था सैलरी, और ब्रिटिश रैंक को ज्यादा मिलता था सेम रैंक के ऑफिसर्स को। तो इस तरह के कई तात्कालिक कारण थे जिसके बाद ये विद्रोह शुरू हुआ। उसी दौरान अब क्या क्या चीजें और हुई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने नहीं दिया गया था। वही सेम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसके कारण झांसी को छीन लिया गया। ठीक, झांसी को अपने राज्य में मिला लिया उन लोगों ने। फिर डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पालन करते हुए सिर्फ झांसी नहीं, सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों पे अपना अधिकार कर लिया। कई सारे रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया था डलहौजी। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध, देखिए अवध जो है ब्रिटिश का एक फ्रेंडली उनसे रिलेशन था अवध का, लेकिन अवध को भी, अवध का जो नवाब था उसको भी ब्रिटिश साम्राज्य ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके उनके राज्य को भी हड़प लिया। इसके बाद अवध भी नाराज हो गया इन लोगों से। तो इस तरह से ढेर सारे देसी रियासतें आपस में जो नाराज थी एक साथ इकट्ठा हुई और इसके विद्रोह की संभावना और पनपने लगी। विद्रोह के केंद्र, अब क्या क्या कहाँ कहाँ केंद्र थे, देखिए ये अखिल भारतीय स्तर पे, मतलब पूरे भारत के स्तर पे विद्रोह हुआ है ऐसा नहीं है। ज्यादातर ये नॉर्दर्न पार्ट में हुआ था और उसमें भी राजस्थान का पूरा क्षेत्र कवर नहीं था, तो कुछ क्षेत्रों में हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े बृहद क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसको पूरे भारत का आंदोलन कहा जाता है। तो अब क्षेत्र क्या था, कौन कौन सी जगह थी, तो विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर तथा बिहार के कुछ जिले शामिल थे। अब क्या एग्जाम में क्या पूछता है, जो क्षेत्र हैं जैसे लखनऊ हो गया, अवध हो गया, बनारस हो गया, झांसी हो गया, कौन कौन यहाँ पे किस भारतीय नेता ने उसको लीड किया था। दूसरा आता है कि किसने उसको सप्रेस किया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ही हमें पढ़ना होगा, याद रखना, मेमोराइज करना होगा। तो यही हम लोग अभी देखेंगे। अब लखनऊ में किसने लीड किया, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लीड किया। कई बार देता है लखनऊ और अवध, दोनों नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लखनऊ अवध की राजधानी थी। अवध समझ जाइए पूरा क्षेत्र था, अयोध्या लखनऊ के आसपास का पूरा क्षेत्र अवध था, उसकी राजधानी लखनऊ थी। तो इसीलिए अगर दे एग्जाम में कि अवध
को लीड किसने किया था, तो भी बेगम हजरत महल। लखनऊ को किसने लीड किया था, तो भी बेगम हजरत महल ने लीड किया था। ठीक, विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में किसने किया था, तो नाना साहब ने कानपुर में लीड किया था। ठीक, झांसी में तो हम जानते ही हैं, झांसी में कौन किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों ने मिलकर किया था, और यही ग्वालियर के किले की रक्षा करते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यहीं पे ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। कहाँ पे, ग्वालियर के किले की रक्षा करते हुए। ठीक, ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई और ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और बिहार में किसने किया था, बिहार में किसने लीड किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है, कुंवर सिंह ने किया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस समय जब इन्होंने लीड किया था तो ये 85 प्लस के थे, बिल्कुल बुजुर्ग थे, तब भी बहुत वीरता से ये लड़े थे, और वहां पे इन्होंने अच्छा टक्कर दिया था बिहार में। ठीक है, जगदीशपुर, बिहार में मोर स्पेसिफिकली कहाँ पे, जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक, तो ये हो गया कहाँ कहाँ किसने, किस भारतीय नेता ने कैसे आंदोलन को रिप्रेजेंट किया, लीड किया। अब कौन ब्रिटिश अधिकारियों ने दबाया उन सारे आंदोलनों को, ये पूछता है एग्जाम में, तो वो हम देखते हैं अभी। जैसे विद्रोह का स्थान कहाँ पे था, दिल्ली में। दिल्ली में किसने किया, बहादुर शाह द्वितीय ने। ठीक, मुगल थे, ये भी 70 प्लस थे, 80 प्लस थे, मतलब नाम मात्र के का इनको शासक नियुक्त कर दिया गया था, तो इन्होंने लीड किया भारतीयों की तरफ से। और विद्रोह को किस अधिकारी ने दबाया, यहाँ पे जॉन निकोलसन, आया हुआ क्वेश्चन है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया, और किसने इसको सप्रेस किया, हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नाना साहब ने, इधर भारतीय नेता थे, और सप्रेस किसने किया, सर कोलिन कैंपबेल ने क्या किया, सप्रेस किया। कहाँ पे, कानपुर में। झांसी और ग्वालियर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने लीड किया, और इधर जनरल ह्यूग्रोज, यही इसी का ये कथन है, जब रानी लक्ष्मीबाई मर गई उसके बाद इसका कथन है कि यहाँ पे ये सोई हुई महिला, भारतीय सेनाओं में सिर्फ एक मर्द है, यहाँ पे सोई हुई महिला, इस तरह का उसका स्टेटमेंट है। किसका, जनरल ह्यूग्रोज का। तो झांसी और ग्वालियर में इसने सप्रेस किया। बरेली में खान बहादुर खान, जिसको सप्रेस किया सर कोलिन कैंपबेल। ठीक, मतलब कानपुर और बरेली को कोलिन कैंपबेल ने सप्रेस किया। इलाहाबाद और बनारस को यहाँ से कौन लीड किया, मौलवी लियाकत अली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी एग्जाम में पूछा है। इसको सप्रेस किसने किया, कर्नल नील ने। कर्नल नील ने इसको सप्रेस किया, और बहुत ब्रूटली किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैनिकों के साथ इसकी लड़ाई नहीं थी, बाकी आम जनता को भी, बच्चे, महिलाओं, सबको इसने बहुत ब्रूटली मार दिया। तो कर्नल नील ने इलाहाबाद और बनारस को में सप्रेस किया इस आंदोलन को। बिहार में कुंवर सिंह ने, और कौन सप्रेस किया, विलियम टेलर। तो ये नाम हमको याद रखना, 2-3 बार हम लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, ठीक है ना, क्रांति का दमन। तो अब 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मात्र 3 से 4 महीने के अंदर दिल्ली पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। मई में ये लोग कब्जा किए थे, तो 3-4 महीने में वापस इन्होंने कब्जा कर लिया। जॉन निकोलसन इस घेराबंदी के नेता थे, बाद में वो चोटिल हो गए थे। बहादुर शाह को बंदी बना दिया, बंदी बना करके इन्हें रंगून भेज दिया, म्यांमार भेज दिया, और बाद में उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। 1862 में उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है, और वहीं पे उनको दफना दिया गया है। तो इसलिए कई बार पूछता है एग्जाम में कि उनका टॉम कहाँ पे है, बहादुर शाह का, तो कहाँ पे है, रंगून में है। ठीक है, उनकी कब्र रंगून में है, तो ये भी आता है क्वेश्चन। तो रंगून में इनको भेज दिया गया। लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा शाही राजकुमारी के माथे पर गोली मार के हत्या कर दी गई, और इस तरह से दिल्ली हारने के बाद स्थानीय क्रांतियों का दमन होता चला गया। अब जो 1-2 बचे थे लोग जो लीड कर सकते थे, उनकी भी हत्या कर दी गई जानबूझ करके, कि कोई भी ना ऐसा बचे जो कि लीड कर सके इस तरह के आंदोलन को, कि ऐसा ना हो कि दोबारा आंदोलन खड़ा हो जाए। इससे बचने के लिए किसी को भी, चाहे महिला हो चाहे कोई भी, उनकी हत्या कर दी गई। इसीलिए माथे पर गोली मार के क्या की, हत्या कर दी। सर कोलिन कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ में दोबारा कब्जा कर लिया, जो अभी हमने बात की थी, और बनारस में कर्नल नील ने कब्जा कर लिया।
तो इस तरह से पूरे आंदोलन को दबा दिया गया। अब इसका विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो दो तीन सबसे इंपॉर्टेंट परिणाम हुए, वो ये हुए कि पहला तो यहाँ पे कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत में जो पहले कंपनी शासन करती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो शासन करती थी। 1857 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट रूल हो गया क्राउन का, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट यहाँ पे रूल करने लगी। पहला ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। दूसरा कि यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत था लॉर्ड डलहौजी का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब ऐसा नहीं होगा कोई दत्तक पुत्र किसी का है, किसी गोद लिया हुआ, तो उसको वो राजा बना सकता है। तो दूसरी चीज ये हुई। तीसरा चीज ये हुआ कि सैन्य का पुनर्गठन हुआ, क्योंकि यहाँ के सैनिक विद्रोह कर दिए थे, तो सेना का दोबारा पुनर्गठन किया गया और उसमें ब्रिटिश के जो सैनिक थे उनका अनुपात बढ़ा दिया गया। उसका अनुपात 1:2 कर दिया गया। जैसे मान लीजिए अगर दो भारतीय सैनिक हैं तो एक ब्रिटिश सैनिक होगा। पहले ये इससे भी कम था रेशियो। तो ये चीज हुई। तीसरा ये भी हुआ कि इन्होंने यह वादा किया कि अब जो है भारतीय हिंदुओं या भारतीय धर्म के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी, एनक्रोचमेंट नहीं होगा किसी तरह का। तो इस तरह से कई सारे चेंजेस आए। और एक एग्जाम में अक्सर पूछता है ये वाला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग था। एक क्वेश्चन, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। दूसरा पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग ही हुआ अंतिम गवर्नर जनरल। पहला वायसराय कौन हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग ही हुआ, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ तो पहला जो वायसराय बना वो यही बना, यही था। तो अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था, पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। दो चीज हो गई। तीसरा, इसकी जो घोषणा की गई कि कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन में शासन चला गया भारत का, वो कहाँ किया गया? इलाहाबाद में किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के फैक्ट्स हमको याद रखने होते हैं, ठीक। उसके बाद बहुत सारे इतिहासकारों के अलग अलग राय हैं 1857 की क्रांति को लेकर के, सबका अलग अलग मानना है। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला स्टेटमेंट या 1857 की क्रांति के बारे में ये वाला राय किसका है। तो इसलिए हम ये 2-4 स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, कौन किसने क्या लिखा है। जैसे कि सर जॉन लॉरेंस लिखते हैं एवं सिले, 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह मात्र था, ठीक। तो ये किसने कहा है, किसने लिखा है? सर जॉन लॉरेंस एवं सिले। आरसी मजूमदार, इनका क्वेश्चन ये वाला कई बार आया है। आरसी मजूमदार क्या कहते हैं? यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता के लिए संग्राम था। तो ये कहते हैं कौन? आरसी मजूमदार। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आरसी मजूमदार का ये स्टेटमेंट कि ये किसने कहा था कि यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता के लिए संग्राम था। तो ये आरसी मजूमदार ने कहा है। वीर सावरकर ने क्या कहा है? यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, ठीक। तो वीर सावरकर जो अभी स्टैब्लिश्ड, जिस तरह का 1857 क्रांति को जिस तरह से हम लोग देखते हैं, वो नजरिया किसने दिया था? सबसे पहले वीर सावरकर ने ही दिया था। 1857 इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857 की क्रांति के नाम से। तो ये किसका है नजरिया? यह वीर सावरकर का। जेम्स आउटम एंड डब्ल्यू टेलर ये क्या कहते हैं? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटम और डब्ल्यू टेलर का मानना है, ठीक है। ये थोड़ा एक कम्युनल एंगल से इस पूरे घटना को एक कम्युनल एंगल से देखते हैं। एलआर रीज, यह धर्मांधों का ईसाइयों के लिए षड्यंत्र था। और बिपिन चंद्र क्या लिखते हैं कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो ये डिफरेंट लोगों के अपने अपने ओपिनियंस थे 1857 की क्रांति को लेकर के। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट आपको दिखाया। उसके बाद एक लास्ट चीज है, आप इसको भी पढ़ लें एक बार। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति पर क्यों नहीं है जेएनयू और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में एक भी थीसिस? ये थोड़ा विचार के लिए है, आप अपनी राय रखिएगा कमेंट सेक्शन में कि भारत के 1857 की क्रांति एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है भारतीय इतिहास में। उसमें जो भारत के सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे,
वहाँ पे एक भी अब तक थीसिस नहीं इस पे लिखा गया है। तो इसका क्या कारण आप मानते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, थैंक यू।